और अब खबरें तफसील से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने जुमेरात को अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी तिजारती कानून जनूबी एशिया कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया और इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सालिसी के किरदार में खवातीन के कम तनासुब पर तशवीश होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि सालिसी पैनल के सिन्फ पर मबनी तश्कील को नजरअंदाज करना मुश्किल है। हमें तनों के तजाद का सामना है। बैनुल-अक़वामी इदारों में 10% से भी कम खवातीन हैं। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी करदा जेंडर हैंडबुक सालिसी मुआहदों में सिन्फी जबान से बचने के लिए काम करेगा। वह अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी तिजारती कानून जनूबी एशिया कॉन्फ्रेंस 2023 के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसका एहतमाम हिंदुस्तानी वजारत खारजा और हिंदुस्तान की एनसेटल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मुश्तरका तौर पर किया है। Majority of empaneled arbitrators are men. Women as persons of all genders belong also in all institutions of dispute resolution. Speaking of, and more importantly, speaking to some of these issues is critical to the development of law and policy on dispute resolution. I congratulate the organizers for the choice of issues slated to be discussed here. I look forward to the lively discussions that will ensue in the course of this conference. Hopefully, it will be a harbinger for change and a rethink on critical issues which confront us. दिल्ली में G20 के कामयाब इनकाद पर एनडीएमसी के अहलकारों को एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर एनडीएमसी के अहलकारों ने कहा कि हमें G20 के कामों में हिस्सा लेकर फख्र महसूस हुआ और हमें हमारे मुल्क की हिफाजत करने वाले सिपाहियों की तरह महसूस हुआ। इस तकरीब में मीनाक्षी लेखी, वज़ीर ममलिकत बराए उमूर खारजा व सकाफत और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने शिरकत की और एनडीएमसी के 28 एहलकारों को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में मुनक्कदा तकरीब में अवार्ड से नवाजा। की सफलता हमारे सामने है, जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, और मैं इसको एक सौभाग्य मानती हूं कि 3 ऐसे विभाग जिनका बेहतरीन काम देश भर में बहुत सारे काम हुए, जिसमें 220-230 के आसपास। सबसे बड़ी खबर आपको दें, अनंतनाग के कोकरनाग में इनकाउंटर जारी। इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। दहशत गर्दों की कमीनगाह पर ड्रोन से गिराया गया बम, कमीनगाह पूरी तरह तबाह। बड़ी खबर इस वक्त के अनंतनाग से आ रही है। कोकरनाग इनकाउंटर जारी है और ऐसे में फौजियों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। दहशत गर्दों के कमीनगाह पर ड्रोन से बम गिराया गया है और कमीनगाह को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। बड़ी खबर कोकरनाग से इस वक्त की आपको बता दें, इनकाउंटर जारी है और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी भी मिली है। दहशत गर्दों की कमीनगाह को ड्रोन गिराकर, ड्रोन के जरिए बम गिराया गया है और कमीनगाह को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की कोकरनाग से सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। इनकाउंटर अभी भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। ड्रोन के जरिए बम गिराया गया है कमीनगाह पर। मिलिटेंटों की, दहशत गर्दों की कमीनगाह पर ड्रोन से बम गिराया गया है और कमीनगाह को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। तो बड़ी कामयाबी मिली है। कोकरनाग में इनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टेररिस्टों की कमीनगाह पर ड्रोन के जरिए बम गिराया है और कमीनगाह को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन के जरिए मिलिटेंटों की कमीनगाह पर बम गिराया और उस कमीनगाह को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त अनंतनाग के कोकरनाग में इनकाउंटर जारी है और इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है और दहशत गर्दों की कमीनगाह पर ड्रोन से बम गिराया गया है और कमीनगाह को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। एक बार फिर हम अपने नाजरीन को बता दें, नाजरीन जिस तरह से आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने टेररिस्टों की कमीनगाह को बम गिराकर पूरी तरह से नीस्तनाबूद कर दिया है। इनकाउंटर जारी है कोकरनाग में अभी भी और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। टेररिस्ट की जो कमीनगाह है उस पर ड्रोन के जरिए बम गिराया गया है और पूरी तरह से टेररिस्ट की कमीनगाह को तबाह कर दिया गया है ड्रोन से बम गिराकर। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कोकरनाग में इनकाउंटर अभी भी जारी है और ऐसे में
दहशतगर्दों की कमीनगाह पर ड्रोन के जरिए बम गिराया गया है और उनकी कमीनगाह को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। लगातार कोकरनाग में एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर कमीनगाह कोकरनाग में जारी है और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दहशतगर्दों की कमीनगाह को ड्रोन के जरिए बम गिराकर तबाह कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में G20 के कामयाब इनकाद पर एनडीएमसी के एहलकारों को एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर एनडीएमसी के एहलकारों ने कहा कि हमें G20 के कामों में हिस्सा लेकर फख्र महसूस हुआ। इस तकरीब में मीनाक्षी लेखी, वज़ीर ममलिकत बराए खारजा व सकाफत और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना ने शिरकत की। हमारे सामने है जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, और मैं इसको एक सौभाग्य मानती हूं कि 3 ऐसे विभाग जिनका बेहतरीन काम, देश भर में बहुत सारे काम हुए जिसमें 220-230 के आसपास मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, और ऐसे में जब ये काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय की तरफ से भी मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि इस सब सफल कार्यक्रम और आयोजन के लिए आप सब जिम्मेवार हैं। और यही कारण है कि वो गतिशीलता जिसके कारण हमने इतनी सफलता से भारतीयता का परिचय दिया। और जब मिस शेखावत बात कर रही थी और उन्होंने कहा, मुझे जब सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारी बॉर्डर की सेना के सामने कोई व्यक्ति बंदूकें लेके खड़ा है और हमें उसको निपटाना है। तो इसी तरीके से कूड़ा करकट दिखाई देता था और सब लोग एक सैनिक की तरीके से काम कर रहे थे। एक बात कहना चाहती हूँ, एक अंग्रेजी में कहावत है कि कमिंग टुगेदर इज द बिगिनिंग, शुरुआत है जब सब लोग इकट्ठे होते हैं, एंड थिंकिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, बट वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। यानी जब हम इकट्ठे होकर काम करते हैं तो जो सक्सेस की कहानी है, जो जीत है, वो जीत हम सबको जो है समर्पित है, क्योंकि हम सब ने मिलजुल कर काम किया। और जब हर भारतीय अपने हिस्से का काम करेगा तभी भारत अमृत काल में आगे बढ़ेगा और 2047 में विकसित देश बनेगा। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज आप सबके बीच मौजूद हूं, और मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं ऐसे एक फोर्स के बीच में मौजूद हूं जिन्होंने अपनी कार्यशैली से, अपनी कर्मठता से देश का नाम रोशन किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने दिल्ली को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और G20 की जो सबसे बड़ी मीटिंग थी उसकी मेजबानी करने का मौका दिल्ली को मिला। वैसे G20 की मीटिंग्स पिछले 1 साल से हो रही थी, देश के लगभग 60 शहरों में हुई, लेकिन जो दिल्ली में G20 की जो सबसे बड़ी मीटिंग हुई, जहां पर दुनिया के 20 कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष आए एक साथ, लगभग 40 कंट्री के और लोग आए, उनकी मेजबानी, उनको स्वागत का जो दारोमदार था, जिम्मेदारी थी, वो हमारे दिल्ली के लोगों की थी और खासतौर से एनडीएमसी के लोगों की। सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के बयानात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। यह दरख्वास्त चेन्नई के रिहायशी एक वकील ने दायर की है। डीएमके लीडर और तमिलनाडु हुकूमत में वजीर उदयनिधि ने सनातन धर्म का मुआवजा डेंगू और मलेरिया से किया था। इसके बाद डीएमके
MP ए राजा ने सनातन धर्म का HIV से मुआवजा किया। दोनों लीडरों के इन बयानात की वजह से बीजेपी इन पर पूरी तरह हमला कर रही है। दरियासना चेन्नई के वकील ने अपनी दरख्वास्त में उदयनिधि और ए राजा के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया। कहा गया कि DM के लीडरों को इस तरह के बयानात देने से रोका जाए। नीज तमिलनाडु में सनातन धर्म के खिलाफ हो रहे प्रोग्रामों को गैर आईनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि क्या ऐसे लोगों को सरहद पार से फंडिंग मिल रही है। इन लीडरों के LTTE के साथ कनेक्शन की भी तहकीकात की जानी चाहिए। दरख्वास्त गुजार ने जुमे को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से दरख्वास्त की कि उनकी अर्जी पर जल्द समाअत की जाए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने कांग्रेस पर सख्त निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत की चीजें मिलती हैं। एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके लीडर मुल्क में हिंदुओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि सनातन के खिलाफ बयान पर कांग्रेस खामोश क्यों है। बीजेपी के कौमी सदर ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की हुकूमत पर भी सख्त निशाना लगाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने गुज़श्ता 5 सालों में यहां सिर्फ धोखाधड़ी की है। जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ लोगों को गुमराह किया है। कांग्रेस पार्टी ने आपसे पिछले 5 साल में छलावा किया कि नहीं किया? छलाया कि नहीं छलाया? आपको गुमराह किया कि नहीं किया? उन्होंने कोई भी मैनिफेस्टो की बातें पूरी की है क्या? पूरी की है क्या? जो कह के आए थे उसके विपरीत काम किया कि नहीं किया? मित्रों, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आज यहां पूछने आया हूं माताओं से। बताओ, 500 रुपए प्रति माह माताओं को मिल गया क्या? मिल गया क्या? मिला क्या बहने? मैं जानना चाहता हूं कि जो ये कहा गया था कि गरीब माताओं को, बहनों को 4 मुफ्त गैस का सिलेंडर मिलेगा, मिल गया क्या? मिल गया क्या? मित्रों, मैं अपने आदिवासी भाई, जनजाति भाई, किसान भाई, उनसे पूछना चाहता हूं कि जो भूपेश बघेल ने कहा था कि भूमिहीन लोगों को हम जमीन देंगे, उनको जमीन मिल गई क्या? लीबिया में कई दिनों से तूफान और सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, जिससे लीबिया में जानी और माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। इसी बीच गैर मुल्की अफराद जो लीबिया में रोजगार की तलाश में गए थे, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ हिंदुस्तानी एम्बेसी की मदद से लीबिया से निकलने में कामयाब रहे। पंजाब, हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले 4 हिंदुस्तानियों को जुमेरात को बिनियाना हवाई अड्डे पर सफारतखाने के मकामी नुमाइंदे तबस्सुम मंसूर ने रुखसत किया। CNN ने बुध के रोज रिपोर्ट किया था कि लीबिया में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले शदीद सैलाब की वजह से 6000 से ज्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। बचाव कारकुनों के मुताबिक अस्पतालों में मुर्दा खाने भरे पड़े हैं। वहीं तबाही से बच जाने वालों के इलाज की इस वक्त सख्त जरूरत है। इंडियन बल्कि सरकार ने, इंडियन एम्बेसी ने, विदेश मंत्रालय जी ने हमारी बहुत हेल्प की। हमें वहाँ से निकलवा के यहाँ पे वापस भेजा है। कब गए थे और आप कब, कितने टाइम तक आपका फैमिली से कांटेक्ट था? क्या 14 जनवरी को मैं यहाँ से गया था और उसके बाद उन्होंने 2 मंथ कांटेक्ट रहा फैमिली के साथ। उसके बाद उन्होंने माफिया को भेज दिया। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं था। तो वहाँ कैसा टाइम था माफिया को भेज दिया? उसके बाद कैसा? उसके बाद फिर वहाँ से अपनी, बल्कि इंडियन सरकार ने निकलवाया वहाँ से हमें और हमें यहाँ पे वापस भेज दिया। भेजने के बाद क्या हुआ? कहाँ लौटे? वही वो काम करवाते थे, कैसा काम? बल्कि जैसे कंस्ट्रक्शन का काम करवाते थे। उसके बाद काम करवा के जब उनके पैसे पूरे हो जाते थे फिर आगे भेज देते थे, वो किसी और को भेज देते थे। अच्छा। फिर वो काम करवाता था, फिर वो आगे किसी और को भेज देता था। उसके बाद फिर हमारी इंडियन सरकार ने हमें निकलवाया, विदेश मंत्रालय जी ने हमें निकलवाया वहाँ से। बस टाइम टेंशन में ऐसे ही 9 महीने हमने ऐसे काटे हैं जैसे घर में कोई खुशी नहीं है, कुछ नहीं है, दुनिया नहीं लगती थी। और हमने जो टाइम निकाला, बहुत वक्त बहुत हमारे पे बहुत ज़्यादा गलत था। परमात्मा ने हमारी, चलो हमारे बच्चे घर वापस आ गए। सरकार की मदद से, विदेश मंत्रालय की मदद से हमारे बच्चे हमें वापस मिल गए। हम सरकार के बहुत खुशगुजार, बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मैं गया था 25 मार्च को, फिर मैं गया दुबई से बाहर मस्कट बाहर बेंगाजी लीबिया।
वहाँ से मुझे बेचा गया था। कैसा टाइम रहा, क्या काम करवाया बताइए। बहुत सारा माफिया में रहे थे, जेल में, माफिया की जेल में। वो काम कराते थे मुझसे बहुत ज़्यादा, मारपीट करते थे बहुत ज़्यादा। खाने को क्या देते थे? खाने को कुछ भी नहीं देते। उनका मन होता था देते थे कुब्जा, डबल रोटी सी होती है, वो देते थे 24 घंटे में। कितने लोग थे आपके साथ? हमारे साथ थे 17 लोग। 17 वापस आ गए, हम लोग फंसे थे वहाँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मैम, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है और जो हमारे विदेश मंत्री है अपने जयशंकर जी, उनका, और एम्बेसी से हमारे अनिल सर, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। और वहाँ से हमारे पासपोर्ट वगैरह बनवाए हैं दोबारा से, जो हमारे पासपोर्ट माफिया ने छीन लिए थे। उसके बाद बेंगाजी लीबिया में एक मैडम है, इंडियन स्कूल चलाती हैं, तबुसर मैडम है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, सारी जगह से उन्होंने हमें खाने पीने से लेकर सारा कुछ हमें वहाँ पर व्यवस्था करवाई है। और यहाँ तक का टिकट का और आने का, जाने का, रहने का सब कुछ उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। हमें दवाइयाँ वगैरह दिलवाई है। जब हमें वो जेल से निकलवा के लेके आए थे माफिया के वहाँ से, और जेल से निकलवा के लेके आए थे, तब हमारी बहुत हालत ख़राब थी, हमसे चला नहीं जाता, तो उन्होंने अपने पास में रख के हमें मेडिसिन वगैरह दिलाई। 6 फरवरी को गया था मैम दुबई से, तो 8 से 9 मंथ हो चुके हैं मैम। और वहाँ पे जैसे सारा माफिया ही है, आगे से आगे किसी बेच देते हैं, मतलब कि आगे माफिया बेच दिया, वहाँ पे वो काम करवाते थे। जब उनके पैसे पूरे हो गए तो वो वहाँ से छुड़वा के आगे किसी और को बेच देते थे, फिर उनके जब पैसे पूरे हो जाते ऐसे करवाते थे। टाइम तो बेकार ही रहा जी, अच्छा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी। तो कितने टाइम बात नहीं हो पाई, कैसा लगता था उस टाइम? बात तो शुरू में 2 महीने हुई नहीं है जी। हाँ जी। फिर क्या लगता था कि कहाँ है, कुछ कोशिश किया? पता नहीं था जी, कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं बताया ही नहीं गया था। हाँ जी। तो फिर आपने कोशिश करी किसी की थ्रू? कोशिश तो बहुत करी है जी। हाँ जी। बट अब वापस आ गए, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। कितने टाइम बाद देख रहे हैं आप? बहुत दिन बाद जी, 6-7 अब 8 महीने हो गए जी। हाँ जी। कैसा लग रहा है मिलकर भाई? अच्छा लग रहा है जी, ऐसा नहीं भेजा था हमने भाई अपना। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। गडोल के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किए जाने का सिलसिला जारी। अजीम कुर्बानी देने वाले डीएसपी हुमायूं बट की रिहाइशगाह पर पहुंचे डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी विजय कुमार, पेश किया खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान के नापाक अजायम और दहशतगर्दी के खिलाफ आवाम ने की आवाज बुलंद। कई मकामात पर निकाली गई एंटी टेररिज्म रैलियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कश्मीर में नॉर्मलसी के दावों को लेकर बनाए हुकूमत को निशाना, कहा तभी रुकेगी खुरेजी जब भारत पाकिस्तान करेंगे बातचीत। शहीद डीवाईएसपी हुमायूं बट को किया खिराज अकीदत पेश, लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का रद्द-ए-अमल। आशीष सूद का फारूक अब्दुल्ला के बयान पर तनकीद, कहा कुछ जमातों की खिसक रही है जम्मू कश्मीर में सियासी जमीन, बौखलाहट में कर रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने बनाया फारूक अब्दुल्ला को निशाना, कहा पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत पर जवाबी हमला किया। डॉक्टर फारूक हैं एक तजुर्बाकार सियासतदान, एहतियात से देना चाहिए बयानात। पाकिस्तान और उसके स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट का बयान, कहा कांग्रेस पार्टी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान की नहीं करती तायीद। वादी में है अमन, हुकूमत के दावों पर उठाए कांग्रेस ने सवाल। अलहदगी पसंदों को कौमी धारे में शामिल करना एक खुशाइन कदम, लेकिन कातिल नहीं कर सकते हमारे मुस्तकबिल का फैसला। मरहूम मौलवी इफ्तिखार अंसारी के गुनाहगारों को मिलनी चाहिए सजा। सीनियर टीसी रहनुमा आबिद हुसैन अंसारी का बयान। बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद सिद्दीक खान का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट दफा 370 का फैसला सुनाने में जरूर रखेगा कौमी मफाद को मद्देनजर। कहा 370 का खात्मा है जम्मू कश्मीर में क़याम अमन और तरक्की के लिए सूदमंद। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने मनाया बलिदान दिवस। दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बनने वाले शहीदों को किया खिराज अकीदत पेश। परून कश्मीर की जानिब से किया गया तकरीबात का एहतमाम। मिट्टी के बगैर नामियाती तर्ज पर मुनफरिद धान की फसल को किया गया है तैयार। महकमे एग्रीकल्चर के साइंसदान जहूर अहमद ने दिया है इस कारनामे को अंजाम। मकान की छत पर मुश्क बुज्जी फसल को तैयार करने का किया कामयाब तजुर्बा।
पुंछ शहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों ने कल कश्मीर के कोकरनाग में हुए दहशतगर्दाना हमले के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस निकाला और शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। गाजियाबाद में बारिश ने तबाही मचा दी। दरअसल पूरा मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना इलाके का मकनपुर का है, जहां मुसलसल बारिश हो रही थी और आसमान से बिजली भी गिर रही थी, जिसकी वजह से इंदिरापुरम का बेशतर इलाका सैलाब की जद में आ गया। उसी तरह कुछ मेहनतकश खवातीन अपने काम के लिए जा रही थीं। सड़क पर पानी से भरी देख वो एक दरख्त के नीचे रुकी और पानी के कम होने का इंतजार करने लगी। लड़की और 5 खवातीन के साथ जो सुबह काम पर जा रही थी, बारिश की वजह से उस पीपल के दरख्त के नीचे रुक गई। जब हादसा पेश आया, आसमानी बिजली गिरने का वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। आसमान से दरख्तों पर बिजली गिरी, उसके नीचे 5 औरतें खड़ी, जिसमें 13 साल लड़की अजमेरू मौके पर ही हलाक हो गई। जख्मी खवातीन को अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस पूरे मामले का सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। बारिश हो रही थी और बारिश जैसे भी थोड़ी सी हल्की हुई तो एकदम से बहुत जोर की धमाका हुआ। तो धमाके को सुन के लोग इधर उधर भागे दौड़े, देखा लोगों ने। तो यहाँ आने के बाद में पता लगा है, एक तो मतलब बिजली सिर पे डली है उसके बिल्कुल, तो बाल वगैरह सब जल गए थे। मैंने तो उसको नहीं देख पाया, मैं इतने वहां से आया हूँ भाग दौड़ करके, इतने उसको एम्बुलेंस में लेके चले गए थे। उसके बाद में फिर पता लगी घायल है, तो फिर दूसरी एम्बुलेंस बुलाई है। उसके साथ साथ फिर वे अभी एम्बुलेंस में भेजे हैं। तो सीरियस है मामला, तो ये कह नहीं सकते। कितने लोग हैं? टोटल 5 लोग हैं। ये क्या मौत भी 5 लोग, मौत एक की बताई जा रही है। एक को लेकर आ रहे हैं वापसी एम्बुलेंस जो भेजी थी पहले, वो जिसके सिर पे मतलब डली है बिजली। ये लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये यही झुग्गियों में रहते हैं, मंदिर के पीछे झुग्गी है। ये नत्थू त्यागी के हैं, झुग्गी पड़ी हुई है, ये उनमें रहते हैं। मेरे हिसाब से झाड़ू पोछे का काम करते हैं ये, या लेबर मिस्त्री का काम करते होंगे। गाजियाबाद पुलिस ने 2 खवातीन समेत ऐसे 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है जो बेगुनाह लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर लूटते थे। दरअसल ये खवातीन डेटिंग साइट ऐप्स पर अपनी प्रोफाइल बनाकर मासूम लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाती थी। जब कोई इसकी मोहब्बत की जाल में फंसता तो उसे अपने फ्लैट पर बुलाकर जाल बिछाया जाता। वह वीडियोज और तस्वीरें बनाते। वो गुज़श्ता 6 माह से गाजियाबाद में सरगर्म थे। गाजियाबाद पुलिस ने शिकायत मसूल करते हुए जाल बिछाकर 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एक मुलजिम अभी तक मफरूर है। पुलिस के मुताबिक इन 2 खवातीन में से ग्रेजुएट है, उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। फिलहाल पुलिस ने तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आधार पर उससे ब्लैकमेल करके 50,000 रुपए ऐंठने का मामला बताया जाता है। तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाता है और उस पर विवेचना की कार्रवाई आगे बढ़ती है। इसमें जो प्रमुख अभियुक्ता थी दीपांशी, उसको वसुंधरा स्थित उसके फ्लैट से गिरफ्तार किया जाता है। तो पूरा मामला प्रकाश में आता है। पूरा मामला इस प्रकार है कि इनकी जो गैंग की प्रमुख सरगना है वो है शाहीन परवीन, पत्नी मोहम्मद रिजवान। ये इन्होंने मुख्य रूप से 2 गैंग बनाए हुए थे। एक गैंग में इनके दीपांशी नाम की अभियुक्ता थी। ये जो है एक टैग्ड नामक ऐप है जिससे अन्य लोगों को, व्यक्तियों को वह बातचीत करके अपने प्रेम के जाल में फंसाती थी। जब वो लोग उससे बातचीत करने लगते थे तो फिर वह उनको अपने फ्लैट पे बुलाती थी। फ्लैट पे बुलाकर बातचीत के बहाने वह उनको नेकेट करके उनके फोटोज वीडियोज बनाती थी। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने सनातन मजहब को मिटाने की बात करने वालों को जहनी बीमार करार दिया। सहाफियों से बात करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता और मोदी जी की क़यादत में सनातन धर्म का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा। आलमी अमन को सिर्फ एक सनातन ही कायम कर सकता है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस मौके पर इंडिया इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इसमें सभी वजीर आजम के उम्मीदवार हैं और मोदी जी को शिकस्त देने के उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ये एक्चुअल में मानसिक बीमारी उन लोगों की जो इस प्रकार के बयान देते हैं। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, सनातन धर्म कभी भी समाप्त नहीं हो सकता और मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म का झंडा सारे विश्व में लगेगा। क्योंकि जो सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आए, चाहे वो मुगल हो, चाहे खून हो, चाहे शक हो, वो खुद समाप्त हो गए, पर सनातन धर्म समाप्त नहीं हुआ। ये पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और विश्व को यदि मानवता का, इंसानियत का और शांति का संदेश कोई दे सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म दे सकता है। इसलिए सनातन धर्म कुछ लोगों का नहीं है, ये विश्व धर्म है, ये मानवता का धर्म है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।